अब हम अगला पार्ट ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिपर्टरी पार्ट ले रहे हैं। रिपर्टरी में हम स्टोमक पढ़ रहे हैं। स्टोमक में हमने जस्ट एक पढ़ने का तरीका बताने के लिए कि हाँ रिपर्टरी को ऐसे पढ़ना होता है, ये एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं। हम सारी रिपर्टरी पढ़ नहीं पाएंगे, हम रूब्रिक्स पे जाएंगे, जो अच्छे रूब्रिक्स हैं उन पे और उनके डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, नहीं कि हम इस तरह से पूरे चैप्टर को पढ़ना। तो जस्ट ये शुरुआत में सब लोगों को एक बार के लिए जो पढ़ना सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमने रिपर्टरी को पढ़ना शुरू किया है। तो स्टोमक मेरे तो यहाँ पेज नंबर 777 है, आपके जो भी हो। स्टोमक में हम पढ़ चुके थे अप टू नौशिया। अब आगे शुरू हो जाती है स्टोमक नर्वस डिसऑर्डर्स। स्टोमक नर्वस डिसऑर्डर क्या होता है? यहां पे दो तरह के नर्वस डिसऑर्डर है। एक तो ये हो गया कि जो स्टोमक इटसेल्फ, उसकी जो नर्व सप्लाई है, उसके जो नर्व फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो गए। दूसरा बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, वो वाला माइंड वाला नर्वसनेस, स्टोमक डिसऑर्डर हो गया। दोनों के लिए ये रूब्रिक। तो नर्वस डिसऑर्डर उनको बोलेंगे जहां स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और होता क्या है, नौशिया है, ब्लोटेडनेस है, ये वाला। मतलब पेशेंट कहेगा जी जब से गुस्सा हुआ, जब से दुख हुआ, जब से नींद डिस्टर्ब हुई, पेट भी खराब रहने लग गया। मतलब पहले नर्वस आएगा फिर स्टोमक आ जाएगा, तब हम इसको ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी स्टोमक में पेन। पेन में पहले है टाइप में पहला है एकिंग। एज यू नो एकिंग पेन किसको बोलते हैं? जो कंटिन्यूस एक ही लेवल का पेन बना रहता है, स्पाइक्स नहीं है, ऐंठन नहीं है, चुभना नहीं है, खींचना नहीं है, एकिंग है। एकिंग इज डल कंटिन्यूस पेन, जो कि कम होता है, स्टोमक में कम होता है ऐसा। बर्निंग एज फ्रॉम अल्सर्स। बर्निंग एज फ्रॉम अल्सर। अल्सर मीन्स ब्रीच इन द कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो अल्सर हो गया, जख्म हो गया स्टोमक में, ऐसा जलन हो रही है। तो अल्सर हो गया ये तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन पेशेंट क्या बोलेगा? पेशेंट बोलेगा जलन हो रही है, एकदम तीखी गहरी अंदर जलन हो रही है, ऐसा वर्ड यूज करेगा, तब ये वाला रूब्रिक यूज होगा। नेक्स्ट है क्रैम्पी। देखो स्टोमक में ज्यादातर पेन यही वाला होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से शुरू हो जाएगी वहां से क्रैम्प और ये पेन ज्यादा होते हैं। स्टोमक के पेन ऐसे वाले ही ज्यादा होते हैं, क्रैम्पी पेन कम होते हैं। कोलिक, स्टोमक का कोलिक नहीं होगा, इंटेस्टाइन का कोलिक हो जाएगा, ये कम होता है लेकिन हो सकता है। क्रैम्पी, कंट्रैक्टिव एंड कोलिकी, ड्राइंग, सभी वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं। तो क्रैम्प क्या हुआ? क्रैम्प होता है शार्प एंड इंटेंस स्पैज्म, ऐंठन, शार्प एंड इंटेंस स्पैज्म, ऐंठ, ये हो गया क्रैम्प। कॉन्ट्रैक्टिव होता है खिंचना, खिंच के अंदर जाना या खिंच के बाहर आ जाना, दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिव है। खिंच के वॉल्स का नजदीक हो जाना और खिंच के बाहर आ जाना, दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिव है। मैं पूछता हूं पेशेंट से आपको कैसा फील होता है? मैं पेशेंट के वर्ड्स पे कभी भी रूब्रिक नहीं लेता हूं, आपको भी नहीं लेने हैं। उससे पूछो, आप एक्सप्लेन करो अपने पेन के बारे में, वो क्या बोलता है पेन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार तो सर पेशेंट को वर्ड्स नहीं मिलते, बस ये दर्द है, बस दर्द जैसा होता है वैसा दर्द है, कैसा होता है दर्द कैसा होता है वैसा ही है, यूं करके बोलेगा, सुर में उलझाएगा। फिर उसको बताओ कि मुझे 37 तरह के पेन पता है, आपका दर्द 2-3 एग्जांपल दे दो, आपका दर्द कैसा है। तब वो सोचता है अच्छा हाँ ऐसा होता है, जैसे कि ये उनमें से फिर आपको वर्ड्स निकालने हैं। टिपिकल होता है, लेकिन अगर आपको दर्द का सही टाइप मिल गया तो ही आप रिपर्टराइजेशन से काम ले पाएंगे, नहीं तो रिपर्टरी मत करना कभी। अब है कोलिकी। कोलिकी तो वैसे ही हो गया,
कोलिक मीन्स वही ऐंठन वाला पेन, ड्राइंग वही खिंचाव वाला। नेक्स्ट है कटिंग। कटिंग, कटिंग किसको बोलेंगे? काट देना, चीरा लग के कट जाना। लेंसिनेटिंग, लेंसिनेटिंग होता है थोड़ा सा मोटा, स्टैब करने जैसा, लेंसिनेटिंग। स्टिचिंग, स्टिचिंग होता है सुई चुभने जैसा, लगता है सुइयां चुभ रही हैं। यहां भी स्पाज्मेटिक फिर से कह दिया, स्पाज्मेटिक होता है वेव की तरह आना फिर चले जाना, आना चले जाना, ये स्पाज्मेटिक हो गया। पारोक्सिज्मल, बीच में फ्रीडम ऑफ पेन फिर पेन, पारोक्सिजम्स। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग खींचना, और साथ में एक जगह से दूसरी जगह पेन का चला भी जाना, ड्रॉ करना। लाइन ड्रॉ करते हैं ना, यहां से लेके ये, तो खींचना भी है और पेनफुल शिफ्टिंग होता पेन भी है। डार्टिंग, कुछ और बड़ा, लेंसर से ज्यादा भाला, भाले के रूप में ऐसे डार्टिंग। टीयरिंग, टीयरिंग, टीयरिंग मतलब चीर के दूर ले जाना, साथ में दूर ले जा रहे हैं, साथ में फट भी रहा है, ये टीयर हो गया। टीयर अपन कागज को कैसे फाड़ते हैं, कपड़े को कैसे फाड़ते हैं, हाथों को कैसे फाड़ेंगे? फट के दूर हो रही है वो, ये टीयरिंग हो गया। शूटिंग, शूटिंग गोली मारने को शूटिंग बोलते हैं ना। रैपिडली यहां से वहां पेन का चले जाना, और वो पेनफुल ट्रेवल है शूटिंग। आप भी, मैं सबको सजेस्ट करूंगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स को लिखो और उन पे मनन करो कि ये पेन कैसा है। इतना काम का रूब्रिक होता है ना ये, अगर आपको समझ में आ जाए और मिल जाए पेशेंट में, तो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स रह जाती है और बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होती है, अगर आप टाइप ऑफ पेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो। ठीक है, मैंने 37 तरह के पेन्स को स्टडी किया था, लिखा था और पूरा सब काम किया था, और न जाने कौन मेरे से वो डायरी ले गया। सर मैं उतार के आपको दे दूंगा, मुझे याद नहीं है कौन ही ले गया, वो खत्म। लेकिन वही बात है, उसका तो कुछ फायदा नहीं होगा स्टूडेंट का, मेरा तो हो ही गया, मेरे को तो पता ही है, याद ही है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। और वो चोरी करके क्या ही कर लेगी या कर लेगा, जो भी है, कौन ले गया पता नहीं। एनीवे, तो आप अपने स्तर पे, अपने लेवल पे डिफरेंट पेन्स को वर्क करो कि पेन, ये पेन ऐसा है। स्मार्टिंग, बर्निंग, लेंसिनेटिंग, क्रैम्पिंग, सभी तरह के पेन्स हैं। ढूंढते जाओ पेन पेन पेन, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको फिर बाद में तो पता ही चलने लग जाएगा कि यहाँ पे तो ऐसा ही पेन होता है। अगर पेशेंट को वैसा है तो आप डायरेक्ट रूब्रिक लेने लग जाओगे। नर्व का पेन आपको पता चल जाएगा कि ये पेन नर्व का है, ये मसल का पेन है, ये सर्कुलर मसल फाइबर वाले ऑर्गन का पेन है, ये लॉन्ग मसल वाले फाइबर का पेन है, ये हार्ट का पेन है, ये कार्डियक पेन है, ये लीवर का पेन है। आपको पता चलने लग जाएगा, जैसे आप काम करोगे तब होगा ये। हम पेशेंट को बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो मस्कुलर पेन है, ये आपका रीनल कोलिक नहीं है, ये आपके लीवर का पेन नहीं है, ये ऐसा पेन है, ये पता चलने लग जाएगा। तो कितना बड़ा समुद्र और विस्तार है। कभी टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे उसको भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा आपके लिए भी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पेन है, उनकी अपनी पैथोलॉजी है, अपने अलग अलग ऑर्गन का अलग पेन है, ऐसा करके ये काम होता है। ठीक है, एनीवे, तो बेसिकली अपन स्टमक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के ये पेन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है शूटिंग पेन, बता दिया शूटिंग का कि शूट करेगा। शूट करना वेव से या क्या नाम, पारोक्सिज्म से, स्पाज्म से थोड़ा और फास्ट है, एकदम से शूट करके दूसरी जगह पे जाएगा। ड्राइंग से फास्ट है ये। ड्राइंग से शूटिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ड्राइंग में पता चलेगा यहां से चल के पेन जा रहा है, ये ड्राइंग है। शूटिंग में क्या होगा, यहां से यहां डायरेक्ट, मतलब इतना जल्दी जाएगा कि आपको उसका पाथ पता नहीं चलेगा।
ड्राइंग में पाथ पता चलेगा, शिफ्ट वहां भी है, शिफ्ट यहां भी है, लेकिन इतना तेज गति से होगा और मोर इंटेंस होगा। ठीक है, ये है ड्राइंग और शूटिंग में डिफरेंस। बोरिक ने ये सारे के सारे पेन एक ही हेड में लिखे हैं, ये इनका थोड़ा अच्छी बात है। बाकी रिपर्टरीज में तो डिफरेंट है सब कुछ ही, लेकिन यहाँ पे इस तरह के ग्रुप ऑफ पेन्स को इन्होंने एक ग्रुप कर लिया। कोई सा भी हो आप तो ले लो ये रूब्रिक। नेक्स्ट है जी पेन एपिगैस्ट्रिक, सिंपल है। एपिगैस्ट्रिम यानी कि स्टोमक के अंदर पेन, पिट ऑफ स्टोमक। अगला पेन है नोइंग हंगरी लाइक, जी है, जी से है ना, लोग गनोइंग भी बोल देते हैं, नेविंग कर दो। हाँ, जैसे अंदर से कुछ कीड़े खा रहे हैं, यानी कि बाइटिंग जैसा लग रहा है, खालीपन जैसा लग रहा है, नोइंग पेन। हंगर लाइक, जैसे कि भूखा है, लगता है बस बिल्कुल खाली हो गया, पेशेंट बोलेगा एकदम से यहां से खाली खालीपन सा लगता है, ये नोइंग पेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेशेंट बोलते हैं इसको। न्यूरल्जिक पेन। अब न्यूरल्जिक पेन कैसे होते हैं? ये पेन एकिंग से थोड़ा डिफरेंट और थोड़े ज्यादा डीप सीवियर, इनका कंटिन्यूस और सीवियर पेन होता है। न्यूरल्जिक पेन है जो नर्व जब इन्वॉल्व हो जाएगी तब होता है। गैस्ट्रेल्जिया। नेक्स्ट है जी कॉन्कोमिटेंट्स टू गैस्ट्रेल्जिया। ये रूब्रिक्स हैं, जैसे इसका है ना पैटर्न, पहले कैरेक्टर्स आएंगे, फिर अपना कॉन्कोमिटेंट्स, मॉडलिटीज, ऐसे करके। तो कॉन्कोमिटेंट्स में विद एनीमिया क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं स्टोमक के पेन, और स्टोमक का पेन विद एनीमिया, विद बैकएक, एंजाइटी, डिस्पोटेंसी, सेलो फेस। ये सारे वर्ड एक साथ है, विद बैकएक, एंजाइटी, डिस्पोटेंसी, सेलो फेस, विद क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विद क्रोनिक अल्सर, विद कॉन्स्टिपेशन, विद एक्सटेंशन टू साइड देन टू बैक, एक्सटेंशन टू साइड देन टू बैक, ये हो गया कॉन्कोमिटेंट। विद गाउट। देखो ये जो कॉन्कोमिटेंट्स होते हैं ना, ये डायरेक्टली दवाई बताने वाले रूब्रिक होते हैं, यूं हथेली पे रख के बताने वाले रूब्रिक होते हैं। और एक ही पेशेंट में जब दो डिफरेंट चीजें जिनका कोई भी पैथोलॉजिकल कोरिलेशन नहीं बना सकें, ऐसी सिचुएशन मौजूद हो जाए, बस उठा लो, छोड़ना ही नहीं है। और खास करके उसका कोरिलेशन ये बनेगा जरूर कि जब से ये है तो ये भी है, या जब ये होता है तो ये भी होता है। कि गाउट के साथ में जब पेन स्टोमक है, पहले नहीं था, जब से गाउट रहने लगा है तो कोल्चिकम मेडिसिन है, अर्टिका यूरिन मेडिसिन है, सोचो कितने बढ़िया। विद हिस्टीरिया, विद लैक्टेशन, विद मेंसेस, विद नर्वस डिप्रेशन। नर्वस डिप्रेशन क्या हुआ? सैडनेस, एंजाइटी, और पेशेंट कैन नॉट कोप अप डे टू डे स्ट्रेस। जो रोजमर्रा का स्ट्रेस है, पेशेंट उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है, और उसके कारण उसको फटीग है, लो मूड है, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये हो गया नर्वस डिप्रेशन। क्लियर है सबको? नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। विथ पेन इन थ्रोट एंड स्पाइन अल्टरनेटली। कभी तो पेन स्टोमक में है तो कभी पेन स्पाइन में, सॉरी थ्रोट में और स्पाइन में और स्टोमक में साथ में हो रहा है। विथ प्रेगनेंसी,
जब से प्रेगनेंसी हुई है स्टोमक में पेन है, पेट्रोलियम इज द मेडिसिन। विद रिकरेंस, एक बार ठीक हुआ फिर हो गया, फिर ठीक हुआ फिर हो गया। विद यूट्राइन डिसऑर्डर, यहां पे ऐसी मेडिसिन रखी हुई हैं जो अपन सोचते नहीं है कभी भी। बोरेक्स है दो इसमें। विद यूट्राइन डिसऑर्डर, सिकनिंग पेन, इतना पेन कि उसको सिक जैसा बना दिया उसने, सिकनिंग पेन। नेक्स्ट है मोडलिटीज टू दी पेन। मोडलिटीज में पहले है एग्रावेशन, एट नाइट, फ्रॉम बियर, फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड, फ्रॉम कॉफी, फ्रॉम एम्प्टी स्टोमक, क्लियर है ना सारे रूब्रिक। फ्रॉम फूड, फ्रॉम फूड वार्म, फ्रॉम जार। जार क्या समझते हैं? जार किसको बोलेंगे? हाँ जी बोलो। जार, जार का मतलब मूवमेंट, झटका होता है। हाँ हाँ बोलो, तो ऑफ क्यों कर रही हो? हाँ जी सर वही होगा ना, मतलब उतना ही मालूम है कि मूवमेंट। फिर मोशन क्यों नहीं कर दिया? जार और मोशन में क्या फर्क है बोलो? अगर आप मूवमेंट बता रही हो, जार मूवमेंट तो मूवमेंट लिख देते हैं। लीस्ट मोशन अगर होता हो इसका मतलब जार है, लीस्ट मोशन जार है। यही तो चक्कर है, यही तो। कितने लोगों ने, तुमने देखा है क्या वर्ड मीनिंग इसका कभी देखा है? मैंने वैसे नहीं देखा। ऐसे बस देखो मैं आपको पक्का बता देता हूँ, जो भी सुन रहे हैं सारे लोग जिनका म्यूट है, कैसे अब पता नहीं चल रहा है ना कौन क्या कर रहा है। मैं पक्का बता देता हूँ, अगर आपने वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से नहीं देखा, फॉरगेट की आपको होम्योपैथी आ जाएगी। रिपर्टरी मत करना फिर यूज, ठीक है? फिर ऐसे कहते हैं ना भंवर में उलझ जाओगे जो जिंदगी में कभी निकलोगे नहीं, क्योंकि आप जार जार समझ के दवाई देते रहोगे मोशन को, तो लेकिन मोशन तो जार नहीं है। हाँ, झटके से मतलब झटका लगना एक तरीके से। झटका, ये है, ये रूब्रिक है, ये है सही वर्ड मीनिंग। अविनाश ने बोला है झटका, ठीक है? गाड़ी में जब ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, तो जब ब्रेकें लगती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, ये होता है जार। अब आप बोल रहे थे मोशन, बताओ कैसे मोशन हो जाएगा? वर्ड मीनिंग देखेंगे ना डिक्शनरी में, तभी होंगे क्लियर। जी सर। कोई बात नहीं, आप शुरुआत कर चुके हो, अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। फ्रॉम नर्सिंग, ये क्या होता है नर्सिंग? नर्सिंग फीड कराना। अब कराना तो मां को दर्द हो रहा है या बच्चे को दर्द हो रहा है, ये बताओ। मदर को होगा। नर्सिंग का तो सिर्फ फीड कराना तो ना, और नर्सिंग का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट है, उसके आसपास जैसे नर्स होती है, उसको उसकी कितनी ज्यादा देखभाल करना, किसी की नर्सिंग होता है देखभाल करना, बिल्कुल सही बोला है। और यहाँ पे ये किसके लिए यूज होगा? ये दोनों के लिए होता है। बीइंग नर्स्ड जो है ना, उसके लिए भी हो रहा है, और जिसने नर्सिंग की है, जो सेवा करी है, उसको भी। तो माँ और बच्चा दोनों के लिए हो गया ये। लेकिन जब मेडिसिन को देखा तो वहां पे एथुजा सैनिपी में है, तो ये बच्चा ही हो गया ओनली। मतलब बोरिक इंटेंडेड टू से कि ये नर्सिंग बिलोंग्स टू द चाइल्ड। तो बच्चे को जब फीड कराया माँ ने, तब उसको स्टोमक पेन एग्रेवेट हुआ। नर्सिंग के बाद होने वाला हो गया एथुजा सैनिपियम, तब ऐसा मुझे लगा। कभी कभी हम मेडिसिन को देख के भी वर्ड मीनिंग को या राइटर के इंटेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन नर्सिंग वर्ड मीनिंग जहां तक सवाल है, ये जो मैंने बोला वो सच है। सर मदर के लिए नर्सिंग का अगर आएगा तो फिर कॉक्यूलस, हाँ तब वो मेडिसिन इनको इंक्लूड, हाँ बिल्कुल सही। मैं तो बोला ना कि यहाँ पे बोरिक का इंटेंशन जो है ना, वो बच्चे वाला है, बच्चे वाला है, लेकिन हाँ। अगर मदर के लिए आएगा तो फिर तब कॉक्यूलस वो आ जाएगा। लेकिन हम तो वर्ड मीनिंग की बात कर रहे हैं ना, वर्ड मीनिंग भी हमें अंडरस्टैंड हो गया। हमने तो 3 काम किए ना, हमने वर्ड मीनिंग को अंडरस्टैंड किया कि यहाँ मतलब ये होता है नर्सिंग का, और लेकिन बोरिक रिपर्टरी में क्योंकि ये मेडिसिन दी हुई है एथुजा, इसलिए
यहाँ इसका इंटेंशन ये है। जी, अच्छा, कंपैरिजन के अंदर कॉक्यूलस उसमें मदर के लिए आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर लिखी हो तो इसमें नहीं है यहाँ, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट है ना, कम्पैक्ट है ये रिपैट्री। एनीवे, नेक्स्ट इज फ्रॉम प्रेशर। प्रेशर से जब एग्रावेशन है तब इसको लिया जाएगा फ्रॉम टच। टच एंड प्रेशर में डिफरेंस है। टच इज सिंपल टच, छू देना, ये छू देना, दबा देना, ये दबा देना। तो छूने से टच हो गया, दबा देने से प्रेशर हो गया। फ्रॉम वॉकिंग, डिसेंडिंग स्टेयर्स। फ्रॉम वॉकिंग से भी वही रूब्रिक है, कोमा करके लिखा है ना, इसलिए दोनों में से आइदर हो जाएगा, वॉकिंग और डिसेंडिंग स्टेयर्स। क्लियर अपने आप में, कुछ नहीं बोलेंगे। फ्रॉम वाटर कोल्ड, कोल्ड वाटर से जब पेन है तब फ्रॉम वॉर्म्स, तो ये रूब्रिक लिया जाएगा, एग्रावेट ऑफ दिस पेन ऑफ स्टोमक। अब है एम्यूलेशन। एम्यूलेशन फ्रॉम बेंडिंग बैकवर्ड या स्टैंडिंग इरेक्ट। बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला रूब्रिक है। पेशेंट आके तन के खड़ा हो जाएगा या मतलब सीधा खड़ा रहेगा, झुक नहीं पाएगा। फ्रॉम ड्रिंक्स कोल्ड, फ्रॉम ड्रिंक्स वार्म, हम एम्यूलेशन की बात कर रहे हैं। फ्रॉम ईटिंग, फ्रॉम आइसक्रीम, फ्रॉम प्रेशर, फ्रॉम सिटिंग इरेक्ट, फ्रॉम वॉमिटिंग। ये थे रूब्रिक एम्यूलेशन ऑफ पेन स्टोमक। नेक्स्ट इज पाइलोरस। पाइलोरस कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन नैरो हो जाना, यू कंस्ट्रिक्शन नैरो स्थाई वाला नहीं, ये ऐसे भिज जाना, कंस्ट्रिक्शन हो जाना, नैरो हो जाना, सही है ये, ठीक है। बहुत अच्छा रूब्रिक है। बहुत पेशेंट्स खास करके मिडिल एज से बाद के जो लोग आते हैं ये कंप्लेंट लेके आते हैं। इंड्यूरेशन, ये पैथोलॉजिकल रूब्रिक है, क्लियर कट, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट में मिलेंगे आपको। पाइलोरस का कंस्ट्रिक्शन या इंड्यूरेशन ऑफ द पाइलोरस, एंड नेक्स्ट है जी पेन ऑफ पाइलोरस। तो पेन ऑफ पाइलोरस मैं नहीं समझ पाया कि मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा स्टमक पेन से या एपिगैस्ट्रियल पेन से। जो रूब्रिक है तो है। अब है जी पाइलोरस में, नहीं सॉरी, स्टोमक में सेंसेशन, स्टोमक में, पाइलोरस में नहीं है, स्टोमक में सेंसेशन, स्टोमक में एंजाइटी। एंजाइटी अगर पेशेंट बोले कि मुझे एपिगैस्ट्रियल रीजन में यानी कि स्टोमक रीजन में फील हो रही है, तब ये रूब्रिक काम में आएगा। एज इफ स्टोमक वर फुल ऑफ ड्राई फूड, पेशेंट ऐसा कैसा बोलेगा, ये सेंसेशंस हैं। स्टोमक से रिलेटेड पेशेंट कुछ बोलेगा तब वो अगर क्लियर कट से ऐसा बोल रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है कि एज इफ स्टोमक वर फुल ऑफ ड्राई फूड, तो ये रूब्रिक लेंगे। एज इफ स्टोमक वर प्रेस्ड अगेंस्ट स्पाइन, पीछे की तरफ प्रेस किया गया है, खिंच गया है नहीं, प्रेस किया गया, बाहर से प्रेस किया गया स्पाइन की ओर, तब ये रूब्रिक लिया जाएगा। एज इफ स्टोमक वर स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैर रहा है जैसे। सेंसेशन में ही आगे बर्निंग हीट, बर्निंग हीट, पेशेंट एज इट इज बोलेगा, ऐसा लग रहा है जलन है, हीट है, आग निकल रही है, ऐसा। एज इफ, सॉरी, सेंसेशन कोल्डनेस, सेंसेशन डिस्टेंडेड, ड्रम लाइक, टाइटनेस, क्लोथिंग इनटॉलरेबल। इनमें से कुछ भी बोले पेशेंट, ऐसा लगता है डिस्टेंडेड हो गया, टाइट हो गया, और क्लोथिंग जो है वो इनटॉलरेबल हो रखी है, यहां पे तो कुछ पहना ही नहीं जा रहा, ऐसा करके पेशेंट बोलेगा। इनमें से कुछ भी बोलेगा तो ये रूब्रिक यूज हो जाएगा, सबके लिए एक ही है। नेक्स्ट ऐसा ही एक ब्रॉड रूब्रिक है,
empty, faint, sinking, all gone feeling. खाली है, फेंट है यानी कि लो फील हो रहा है, सिंकिंग लग रही है जैसे डूब रहा है, ऑल गॉन सब कुछ चला गया, यहां से कुछ निकाल के चला ही गया, ये वाली फीलिंग है, तब ये वाला रूब्रिक यूज होगा। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। एम्प्टी फीलिंग, एग्रावेटेड, वही जो ऊपर फीलिंग है वही, एग्रावेटेड 11 AM, अनएबल टू वेट फॉर लंच, सल्फर में होता है, सब लोग जानते भी हैं। एम्प्टी फीलिंग, रिलीव्ड बाय ईटिंग, कुछ खा लिया तो ये फीलिंग ठीक हो जाती है। एम्प्टी फीलिंग, रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन, कोमा करके वाइन भी लिखा हुआ है, WIN वाइन, शराब वाली। एम्प्टी फीलिंग रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन एंड वाइन, तो दोनों से जब एम्प्टी फीलिंग रिलीव हो रही है तब ये रूब्रिक लिया जाएगा। सीपिया ओनली मेडिसिन है। जहां भी कोई भी रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हैवीनेस, प्रेशर एज फ्रॉम स्टोन और लंप, बहुत लोग ऐसा का ऐसा ही बोलते हैं, इतना भारी जैसे लंप है, कुछ पत्थर सा है, कुछ भारी भारी सा यूं लगता है, ये रूब्रिक। पल्सेशन, थ्रोबिंग, स्टोमक में पल्सेशन और थ्रोबिंग। रिलैक्स्ड, हैंगिंग डाउन फीलिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम सेंसेशंस ले रहे हैं, स्टोमक की सेंसेशंस। पेशेंट ऐसा बोलता है, थोड़ा सा क्लियर करके ये सेंसेशंस एज इट इज ली जाती है। इसमें जैसे टाइप ऑफ पेन और ये वो वहां कुछ बदलाव कर रहा था, यहाँ पे बदलाव की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पेशेंट फील कर रहा है वो फील कर रहा है, बस वो एज इट इज उस सेंटेंस को लिख लो, फिर उसको रेपर्टरी में सर्च के लिए डाल दो। नर रेपर्टरी इज वेरी फेमस फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस वाले रूब्रिक, 2-2, 3-3 लाइन के भी एक एक रूब्रिक होते हैं उसमें। तो जो पेशेंट सेंसेशंस फील कर रहे हैं, जो बोल रहा है पेशेंट कि ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसको आप एज इट इज लिख लो और फिर उसको ढंग से इंग्लिश में कन्वर्ट करके, रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके सर्च में डालो। अगर रूब्रिक आ गया तो पेशेंट सीधा निकलता है डार्टिंग की तरह, बोला था ना डार्टिंग। रिलैक्स्ड, हैंगिंग डाउन फीलिंग, पेशेंट बोलते हैं ऐसा कि ऐसा लगता है लटक गया है, यहां से खाली खाली नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, खाली हो गया तो वहां कुछ है ही नहीं, ये लटक के सिर्फ नीचे शिफ्ट हुआ है, ऐसा है। टेंडरनेस, टू कॉन्टैक्ट, प्रेशर जार्स। अब ये टेंडरनेस क्या होता है? टेंडरनेस के बारे में कोई तो बोलो। जब सब टच करता है तो पेन होता है। सर छूने भी ना देना, बिल्कुल इतना टच, इतना सेंसिटिव है, छूने भी नहीं देगा पेशेंट। ना देगा नहीं बोलना, जो पहले बोला है अविनाश ने वो सही बोला है। ना क्यों दे, छूने से पेन हो ये बोलो ना यार। नहीं मतलब मान लो आप मतलब रेपर्टरी ऐसा करने से आप बहुत ही रोंग चले जाएंगे। जो वर्ड है उसको उतना ही समझना है। छूने ना दे ये भावार्थ नहीं लगाने। छूने से पेन होना इज टेंडरनेस। मैं फिजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। नहीं, उसके आगे नहीं जाना, समझो, ठीक है, आपका इंटेंशन सही है, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन रेपर्टरी जब पढ़ना सीखते हैं, वर्ड मीनिंग जब सीखते हैं, तो हमें वो वाले इंटेंशंस जो पेशेंट के मन में है वो नहीं लेने, एज इट इज लेना है कि वो छूने क्यों नहीं दे रहा है। अब छूने नहीं देना की बात, अगर मैं आप वो कहते जी मेरे को तो मैं यहां से छूने नहीं देता, गुदगुदी होती है लोग। अब बताओ, होती है ना कुछ लोगों को, टिकलिशनेस होता है, फिर कुछ लोगों को शेम लगती है, हेजिटेशन लगता है, नहीं मेरे को कुछ छूए नहीं। कोई बोलेगा छूने से एक्साइटमेंट हो जाएगी मुझे, तो फिर समझे निखिल? हाँ जी सर। ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो? मैंने 3-4 एग्जांपल दिए हैं आपकी बात को क्लियर करने के लिए। छूने नहीं देना, नहीं बोलना है, छूने से पेन होता है ये बोलना है।
मतलब इतना दर्द हो रहा है? ऐसा नहीं है, अरे वो छूने नहीं देगा मत मत बोलो आप, तो पेन होता है छूने से बस। ठीक है, ये तरीका है, इसको यूज करोगे आप बाद में भी बहुत काम आएगी ये चीज। केवल उतना सा ही क्लियर कट, एकदम से क्लियर होना चाहिए, उसके दाएं बाएं कोई भी गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए कंफ्यूजन की। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपके माइंड में तो वही चल रहा है कि इतना पेन है कि वो छूने से पेन बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन छूने नहीं देना चाहता, उसके पीछे 4 बातें और भी है, उनमें से कोई ना हो, इसलिए हमने क्लियर बोलना है कि पेशेंट को पेन है छूने से। अब छूने दे और ना दे, कहीं तो पेन भी सहन कर लेगा लोग, उसको क्या लगता है कि डॉक्टर क्या होता है छूने से ही ठीक कर दे, तो वो छूने नहीं देगा क्या? दोनों तरफ गलत हो गया आपकी बात। ठीक है, छूने नहीं दे ऐसा नहीं, पेन छूने नहीं दे नहीं बोलेंगे, छूने से पेन होना ही बोलेंगे। राइट, चलो, टेंडरनेस टू कॉन्टैक्ट प्रेशर जार्स। जार पहले बता दिया, प्रेशर हो गया, कॉन्टैक्ट भी हो गया, ये टेंडरनेस होती है। ये तीनों वर्ड एक साथ लिखने से और क्लियर हो गया। छूने से, दबाने से या हिलने से, झटका लगने से पेशेंट को पेन होता है, ये है टेंडरनेस। ट्रेम्बलिंग, पेशेंट को फील हो रहा है कि यहां पे ट्रेम्बलिंग हो रही है। सॉफ्टनिंग, गैस्ट्रोमेलेसिया, अरे आज भी पूरा नहीं होगा, चलो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज थर्स्ट। बहुत कम रूब्रिक दिए हुए हैं स्टोमक में, थर्स्ट दिए इसने। थर्स्ट है तो ये रूब्रिक है, और कांस्टेंट सिपिंग ऑफ कोल्ड वाटर नेक्स्ट रूब्रिक। थोड़ा थोड़ा पानी, और वो भी ठंडा पानी सिप करेगा, घुट घुट करके पिएगा, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर है। ड्रिंक सेल्डम बट मच, लार्ज इंटरवल पे और काफी क्वांटिटी में पानी पिएगा, तब ये रूब्रिक है। और नेक्स्ट है थर्स्टलेसनेस। स्टोमक में, बोरिक में सिर्फ 4 ही रूब्रिक दिए हुए हैं थर्स्ट रिलेटेड। एक तो थर्स्ट वाला, कांस्टेंट सिपिंग ऑफ कोल्ड वाटर, ड्रिंक सेल्डम बट मच, और नेक्स्ट इज थर्स्टलेसनेस। अब ये थर्स्टलेसनेस क्या होता है, करो क्लियर, भागने से कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि खत्म करें और बिना समझे करें। थर्स्टलेसनेस बोलो जी। सर आई थिंक ऐसे हो सकता है, पेशेंट ये बोले कि पानी की याद नहीं आती है, या फिर पूरा दिन निकल जाता है लेकिन पानी पीते नहीं है, तो वहां पे वो प्यास की डिजायर ही नहीं। ठीक है, इतना सब तो सबको ही पता है, ये तो बेसिक चीज हो गई। ध्यान से सुन लो, जिसको थर्स्ट पकड़ में आ गई, समझ लो 10-20% पेशेंट तो अकेली थर्स्ट से निकल जाते हैं। पहली बात तो ये है कि खास करके एक्यूट केसेस में आपको थर्स्ट को कंसीडर जरूर करना है, क्योंकि वहां पे थर्स्ट में चेंज मोस्टली मिलता ही है। स्पेशली अगर पेशेंट ने कोई दवाई नहीं खाई तो इसको यूज करना है। अगर दवाई खा ली तो थर्स्ट गई। एलोपैथिक दवाई पैरास्टामोल भी खा ली, उसके बाद में स्वेटिंग बहुत हो जाएगी, फिर वो पानी मांगेगा, उसको गर्मी लगेगी, वो ठंडा पानी मांगेगा, आपका फेल। मत लो। अगर लेते हो तो बिफोर टेकिंग दैट एनी मेडिसिन आप ले सकते हो। और वहां भी पेशेंट को बोलना है कि आप बताओ, इज देयर एनी चेंज इन योर ड्रिंकिंग हैबिट। अगर पेशेंट के ड्रिंकिंग हैबिट में कुछ चेंज हुआ है, बिना दवाई लिए, बिना किसी के कहे, यूटीआई हो गया पानी पी लो, गला खराब हो गया गर्म पानी पी लो, अब तुम्हें ये हो गया ठंडा पानी मत पीना, ये वो 50 दिमाग लगते हैं लोगों के। जब ऐसा है तो भी आपका थर्स्ट फेल होगी। बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई किसी के कहे सुने, ओरिजिनली अगर पेशेंट बीमार होते ही इनमें से कुछ भी हो गया,
आज तो सुबह से ही पानी नहीं पिया, ये थर्स्टलेस हो गया। बहुत मन करता है एकदम ठंडा ठंडा पानी पी लूं, पता नहीं क्या ही हो गया मुझे। पेशेंट खुद हैरान है अपने इस बिहेवियर या चेंज ऑफ पैटर्न की वजह से, वो हैरान होना चाहिए। अरे मैं हैरान हूं कि मैंने सुबह से पानी ही नहीं पिया, मैं हैरान हूं कि क्यों मुझे आज ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, बस मैं तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ही ठंडा पिए जा रहा हूं। या पेशेंट बोलेगा कि बहुत देर हो गई और मैं तो 3-4 गिलास पानी एक साथ पी गया, तब ये रूब्रिक काम आएंगे। थर्स्ट कब काम आएगी? जब थर्स्ट नहीं, इसमें चेंज नहीं, थर्स्ट भी तो रूब्रिक है। थर्स्ट जब काम आएगी जब पेशेंट की थर्स्ट बढ़ गई है, पानी पी रहा है, ना ठंडा पी रहा है, ना सेल्डम है, ना ये है, ना कुछ है, ओनली इंक्रीज ऑफ द थर्स्ट है, तो थर्स्ट यूज होगा। थर्स्ट लेस का मतलब है, लेस का मतलब एब्सेंट नहीं है। लेस क्या होता है? ग्रेटर और लेसर का पता है ना, ग्रेटर मैंने बढ़ जाना, लेसर मैंने कम हो जाना। कल पिया था पूरे दिन में 2 लीटर पानी, आज पिया है 1 लीटर पानी, तो लेस हो जाएगा, जीरो तो होगा नहीं ना। और उसे प्यास की फीलिंग नहीं हो रही है, बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही है, डिस्पाइट अगर हो जाए, डिस्पाइट डायरिया, डिस्पाइट फीवर, अगर पानी नहीं पिया, गजब काम करती है दवाई। जब हम ये रूब्रिक लेकर के सिलेक्ट कर लें सही मेडिसिन, तो डायरिया में वाटर लूज हो गया तब भी कोई बिना प्रेशर के पानी पीना कम हो गया, तो बच्चे को डायरिया में इलेक्ट्रॉल पाउडर जबरदस्ती घोल के पिलाया जा रहा है, सॉल्टी स्वीट उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उसने पानी नहीं पिया, तब फिर आपका ये फेल हो गया। सस्पिशियस हो गया बच्चा, उसको लगता है कि आप ओआरएस ही दे रहे होंगे इसलिए वो पानी नहीं पी रहा है, ये रूब्रिक आपका फेल हो गया। तो अगर आपको क्लियर कट थर्स्ट के अंदर चेंज मिल जाए तो बहुत ही स्ट्रोंग एंट्री पॉइंट है, इसे छोड़ना नहीं है कभी भी। और अगर थर्स्ट एडवांस चले जाएंगे कि मुझे वाटर का टेस्ट लगता है बिटर, मुझे वाटर लगता है टेस्ट लेस, मुझे वाटर लगता है स्वीट, ऐसे करके और एडवांस बड़ी रिपर्टरीज में रूब्रिक्स हैं, तो वो तो फिर सोने में सुहागे वाला काम करता है। ऐसे शानदार रूब्रिक है, एक्यूट में मैं तो छोड़ता ही नहीं हूं पेशेंट को, और ये थर्स्ट को बहुत यूज करता हूं। और मुझे तो स्किल भी हो गई है ना, उल्टा पुल्टा करके पेशेंट को पूछने की, मैं निकाल भी लेता हूं सही रूब्रिक, रेयरली कि मैं कभी गलत होता हूं। ये तो होगी एक्यूट की बात। अगर थर्स्ट को हमने क्रोनिक में यूज करना है तो क्या करेंगे? ये उसकी बेसिक नेचर है, बिना योगा वाले के कहे, बिना ये कहे कि आपको इतना पानी सुबह उठ के पीना है, गर्म पीना है, धनिया का पीना है, ये करना है, वो करना है। जो पेशेंट को अगर सारी की सारी लर्निंग को अनलर्न करा दो, उसके आगे इमेजिन करा दो उसको कि सपोज करो आपको कुछ किसी ने नहीं बोला कि इतना पानी तब पीना, इतना तब ना पीना, ऐसे वाला पीना, वो करना नहीं करना, अब बताओ आपकी इनटेक ऑफ वाटर क्या है? तब कैसे पता करोगे कितना इनटेक ऑफ वाटर होना चाहिए? तब वो आएगा कि सेम एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग, अगर गर्मी में काम करने वाले साथ में लोग हैं तो उनके साथ कंपैरिजन हो जाएगा, एसी में बैठ के काम करने वाले लोग हैं तो उनके साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो दिमाग में वो सब नहीं है कि इतना पानी पीना चाहिए, तब आप जितना इनटेक करते हो वो बताइए, और वो भी नॉर्मल सिचुएशन में। अब जैसे मान लो मैं लगातार 2 घंटे से बात कर रहा हूं तो मेरे को ड्राइनेस ऑफ माउथ है, इधर एसी चल रहा है, ये भी ड्राइनेस कर रहा है, तो मुझे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो दोबारा तो भरा ही एक बार है, ओनली 100 ml का ग्लास है, 150 ml का ग्लास होगा, तो मेरे को तो प्यास ही नहीं लगती, मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग माई माउथ, जिससे मेरे को बोलने में आसानी हो जाए। तो आई एम 100% थर्स्टलेस पर्सन। और ना ही ऐसा फूड खाया हुआ होना चाहिए जो थर्स्ट को इफेक्ट कर देता है। कैसे फूड इफेक्ट करते हैं? कैसे फूड इफेक्ट करते हैं?
जो मीठा ज़्यादा खा लेंगे, कुक्ड फूड ज़्यादा खा लेंगे, रोस्टेड फूड ज़्यादा खा लेंगे तो थर्स्ट बढ़ जाएगी। तंदूर की रोटी खाने से थर्स्ट बढ़ जाएगी, आज खाई है ना मैंने, तो उससे प्यास बढ़ जाएगी। पिछली क्लास में नहीं पी रहा था मैं पानी, ठीक है। जो अगर हम अनकुक्ड और रॉ फूड ज़्यादा खा लेंगे, फ्रूट्स हैं, सैलेड है, वाटरमेलन है, खरबूजा है, खीरा है, ये वो जो भी, ये जब हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमें प्यास कम लगेगी। तो कैसे पता करोगे? उसी फूड को खाने वाले बाकी लोग, उसी एनवायरनमेंट में रहने वाले बाकी लोग की तुलना में आप कितना पानी पीते हो, तो वहां से अगर क्लियर मिलता है तो ले लेना, मैं तो कहता हूं मत लेना। क्रोनिक में थर्स्ट को मत लेना, एक्यूट में क्लियर मिलती हो तो ले लेना, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि क्रोनिक में हमारे पास और बड़ी और सुपर थिंग्स होती है लेने के लिए। वहाँ पे सिफिलिटिक रूब्रिक्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट के पर्सनैलिटी के रूब्रिक्स होते हैं, वहाँ पे जर्नल्स होते हैं। थर्स्ट अगर एक्सट्रीम मिल रही है, जैसे मानो मैंने अपनी थर्स्ट आपको बताई है, ऐसा अगर है तो ले लो। नर्वस है, एंग्शियस पेशेंट है, थर्स्ट ज़्यादा लगेगी उसको, वहाँ भी नहीं लेना। तो देयर आर सो मैनी सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हमने थर्स्ट को कंसीडर नहीं करना होता है। लेकिन अगर जब स्ट्रोंगली मिल जाए और अच्छे से वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो या उसका कोई पैटर्न हो, तो ये बहुत ही स्ट्रोंग जर्नल है। और फिजिकल जर्नल्स जो होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रोंग और हमारे लिए ज़्यादा काम के होते हैं। तो थर्स्ट की इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। कोई भी व्यक्ति थर्स्ट के बारे में बात कर सकता है अनम्यूट करके। और आज आपको क्लास कैसी लगी ये भी मैं जानना चाहूँगा, फिर हम ऑफ कर देंगे। कैसी लगी ये भी मैं जानना चाहूँगा, फिर हम